नमस्कार दोस्तों, एनसीईआरटी बुक की सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एनसीईआरटी बुक ज्योग्राफी सब्जेक्ट क्लास 7 की लेकर के आया हूं दोस्तों। आज मैं क्लास 7 की ज्योग्राफी चैप्टर 4 लेकर के आया हूं। इसका पार्ट 1 मैं आपको दे चुका हूं दोस्तों, जिसमें मैं वायुमंडल की विभिन्न परतों के बारे में बताया था। उसी चैप्टर में मैं आज पार्ट 2 लेकर के आया हूं और इस पार्ट 2 में जलवायु के बारे में देखेंगे दोस्तों। जो पार्ट 1 में छूट गया था, जो पार्ट इस ज्योग्राफी सब्जेक्ट वायु नाम के चैप्टर में, उसी चैप्टर को आज हम फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। उसका पार्ट 2 लेकर के आया हूं। तो जैसा कि आप जानते हो, मैं एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज चला रहा हूं उसे लाइन बाय लाइन पढ़ता हूं और महत्वपूर्ण बिंदु जो होते हैं उसको अच्छे से समझाने का प्रयास करता हूं, उसे अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं दोस्तों। और ये एनसीईआरटी बुक की जो सीरीज चल रही है, ये उन दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी जो सीटेट या किसी स्टेट टेट की तैयारी कर रहे हैं और साथ ही साथ अन्य वनडे एग्जाम में भी आपकी हेल्प करेगी दोस्तों। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं आज वायु नाम के चैप्टर को, जिसका पार्ट 2 लेकर के आया हूँ। तो दोस्तों, इस चैप्टर में हम देखेंगे मौसम एवं जलवायु। पार्ट 2 में मौसम एवं जलवायु के बारे में देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या आज वर्षा होगी? क्या आज का दिन साफ होगा और धूप निकलेगी? कितनी ही बार हमने क्रिकेट प्रेमियों के मुंह से एक दिवसीय मैच के भविष्य पर अनुमान लगाते हुए सुना होगा। तो दोस्तों, आपने भी कई बार ऐसा सुना होगा कि आज का मैच जो है, जो एक दिवसीय मैच, वनडे मैच जो चल रहा है, वो मैच हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बारिश होगी, मौसम ख़राब चल रहा है, ऐसे अनुमान लगाए जाते हैं। यदि हम कल्पना करें कि हमारा शरीर एक रेडियो है और मस्तिष्क उसके स्पीकर, तो मौसम वह है जो उसके नियंत्रण बटनों से छेड़छाड़ करता है। मौसम वायुमंडल के प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण लाइन है और मैं आपको पिछली वीडियो में भी बता चुका हूँ मौसम के बारे में कि मौसम जो होता है वो प्रत्येक घंटे प्रत्येक दिन बदल सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे कही गई है कि मौसम जो होता है, मौसम वायुमंडल की प्रत्येक घंटे तथा दिन प्रतिदिन, यानी कि प्रत्येक दिन और हर दिन बदलने की स्थिति है। मौसम प्रत्येक घंटे और प्रत्येक दिन बदल सकता है, जो उसकी स्थिति होती है। आर्द्र एवं गर्म मौसम किसी को भी चिड़चिड़ा बना सकता है। अच्छा हवादार मौसम हमें आनंद देता है और हम घूमने की योजना भी बना सकते हैं। मौसम नाटकीय रूप से दिन प्रतिदिन बदलता है, किंतु दीर्घ काल में किसी स्थान का औसत मौसम उस स्थान की जलवायु कहलाती है। तो जलवायु दोस्तों किसे कहा जा रहा है, इसको आप ध्यान से देखो कि किसी दीर्घकाल यानी बहुत लंबे समय से। जैसा कि आप जानते हो कि भारत में प्रत्येक वर्ष दिसंबर, जनवरी, फरवरी के मौसम में ठंड पड़ती है। मार्च, अप्रैल, मई, जून के महीने में आप गर्मी का सामना करते हो और 15 जून के बाद जुलाई, अगस्त, सितंबर आप वर्षा आपको देखने को मिलती है। तो ये मौसम जो है दोस्तों, आप इसे लगभग आप जब से आपका जन्म हुआ होगा तब से ये स्थिति आप देख रहे होंगे और वो मौसम उसी समय आता है। तो जब एक लंबे समय से, यानी कि अगर हम उसका अध्ययन करें तो बहुत लंबे, कम से कम 10 साल, 20 साल, 50 साल तक ठीक उसी समय वो मौसम आता है, तो उसे क्या कहते हैं, जलवायु कहते हैं। और मौसम जो दिन प्रतिदिन बदलता रहता है उसे मौसम कहा जाता है, और जो बहुत लंबे समय तक एक ही समय में वो मौसम आता है तो उसे जलवायु कहा जाता है। तो जलवायु एवं मौसम में कुछ इस प्रकार के अंतर हैं दोस्तों। क्या क्या अब आप समझ गए हैं कि मौसम का दैनिक पूर्वानुमान क्यों करते हैं? यहाँ पे मौसम के दिन का जो पहले अनुमान लगाया जाता है उसकी चर्चा हो रही है। अब यहाँ पे छोटी सी जानकारी दी हुई है, इसको देखते हैं। अब आगे तापमान के बारे में देखते हैं। तापमान क्या है और किस तरीके से तापमान प्रभावित करता है। आप प्रतिदिन जिस तापमान का अनुभव करते हैं वह वायुमंडल का तापमान होता है। तो दोस्तों, ये वायुमंडल का ही तापमान होता है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं।
तो वायुमंडल में, वायु में, हवा में जो मौजूद ताप होता है, जो गर्मी होती है एवं उसके शीतलता यानी उसके जो कभी वो गर्मी बहुत अधिक हो जाती है, कभी गर्मी कम हो जाती है, उसके परिणाम जो मौसम बदलते हैं उसे तापमान कहा जा रहा है। वायु में मौजूद ताप एवं शीतलता के परिणाम को तापमान कहते हैं। वायुमंडल का तापमान केवल दिन और रात में ही नहीं बदलता बल्कि ऋतुओं के अनुसार भी बदलता है। शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो वायुमंडल का जो तापमान है वो दिन और रात में ही नहीं बल्कि मौसम में भी बदलता है। जिस तरीके से आप देख रहे हो शीत ऋतु की अपेक्षा ग्रीष्म ऋतु में ज़्यादा मौसम गर्म होता है। तो बिल्कुल आपने यह देखा होगा, आपने अनुभव भी किया होगा कि ग्रीष्म ऋतु ज़्यादा गर्म होती है दोस्तों। अब आतपन क्या होता है? आतपन एक महत्वपूर्ण कारक है जो तापमान के विवरण को प्रभावित करता है। सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है आतपन कहलाती है। यानी कि आपने पिछले वीडियो में आपने देखा है कि जब सूर्य के द्वारा जो किरणें आती हैं, जो ताप पृथ्वी पर पहुंचता है और पृथ्वी पर ऊष्मा की मात्रा अधिक हो जाती है और पृथ्वी बहुत गर्म हो जाती है। और जब पृथ्वी इस ऊष्मा को छोड़ती है दोस्तों, तो उस ऊष्मा को कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है अवशोषित कर लेती है। कार्बन डाइऑक्साइड जब ये गैस अवशोषित कर लेती है तो इस वजह से पृथ्वी का टेम्परेचर जो है ठंडा नहीं होता, ये टेम्परेचर बना रहता है। और ये धीरे धीरे जो है दोस्तों पृथ्वी की टेम्परेचर जो है बढ़ती जा रही है। और ये जब बहुत हीट हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है, तो उसे क्या कहते हैं? आतपन की स्थिति बन जाती है। जिस तरीके से आप यहाँ पे देख रहे हो कि सूर्य से आने वाली वह ऊर्जा जिसे पृथ्वी रोक लेती है वो आतपन कहलाती है। आतपन सूर्य ताप की मात्रा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर घटती है, इसलिए तापमान इसी क्रम पर घटता है। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में कि सूर्य की किरण जो होती है सूर्य कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में ही स्थित है और उन्हीं के बीच में चक्कर लगाता है। और सबसे ज़्यादा तपन जो है कर्क रेखा और दोस्तों विषुवत रेखा यानी 0 डिग्री रेखा पर होता है, क्योंकि जब मकर रेखा से कर्क रेखा तक की जो दूरी तय करता है सूर्य, तो एक बार तब विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है। उसके बाद जब कर्क रेखा से मकर रेखा पर आता है फिर एक बार वो विषुवत रेखा पर सूर्य चमकता है। तो इस प्रकार एक चक्कर में विषुवत रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें 2 बार पड़ती हैं। इस वजह से सबसे ज़्यादा तापमान या सबसे ज़्यादा गर्म मौसम जो है दोस्तों वो विषुवत रेखा के आसपास रहता है। और जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ बढ़ते हैं, ध्रुव की तरफ बढ़ने के साथ साथ उसकी गर्माहट यानी तपन कम होती जाती है। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो, आपने पढ़ा यहाँ पे, उसी तरीके से होता है। आगे देखते हैं दोस्तों। क्या अब आप समझ गए होंगे कि ध्रुव बर्फ से क्यों ढका है? इसका यही कारण है कि वहाँ पे सूर्य की रोशनी सीधी नहीं पड़ती है और वहाँ का मौसम जो है, वहाँ का तापमान हमेशा ठंडा बना रहता है और वहाँ पर बर्फ़ भी पड़ती है। इस वजह से भी वहाँ हमेशा जो है ठंड का मौसम बना रहता है। यदि पृथ्वी का तापमान अत्यधिक बढ़ जाए या अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह इतनी गर्म हो जाएगी कि यहाँ कुछ फसलें नहीं उग सकेंगी। गाँव की अपेक्षा नगरों का तापमान बहुत अधिक होता है, इसलिए तो आपने देखा भी होगा कि गाँवों की अपेक्षा जो है दोस्तों शहरों में जो है गर्मी अधिक पड़ती है। इसका यही कारण है कि गाँवों में बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं, वहाँ पे मैदान कम होते हैं और गाँवों में जो है दोस्तों मकान बिल्डिंग कम होते हैं और उनकी लंबाई कम होती है। उसके अलावा गाँव में आपको पेड़ पौधे देखने को बहुत अधिक मिल जाते हैं। दिन के समय में ऐसा फील्ड से बनी सड़कें एवं धातु और कंक्रीट से बने भवन गर्म हो जाते हैं। रात के समय यह ऊष्मा मुक्त हो जाती हैं। नगर की भीड़ वाले ऊंचे भवन गर्म वायु को रोक लेते हैं, जिससे नगरों का तापमान बढ़ जाता है। आगे देखते हैं। तापमान को मापने के मापन इकाई डिग्री सेल्सियस है। जो तापमान का मापन इकाई है वो डिग्री सेल्सियस में मापा जाता है तापमान। इसका आविष्कार जो है एंडर्स सेल्सियस ने किया था। अब इसका आविष्कार एंडर्स सेल्सियस ने किया था, इसीलिए इसे सेल्सियस पैमाने पर
इसका नाम जो है पड़ गया दोस्तों डिग्री सेल्सियस। अब डिग्री सेल्सियस पैमाने पर जल को जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर मापा जाता है एवं 100% डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। तो आप देख रहे हो जो इसका नाम पड़ा है डिग्री सेल्सियस इसलिए नाम पड़ा क्योंकि एंडर्स सेल्सियस ने ही इसका आविष्कार किया था और उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। आगे यहाँ पर वायुदाब के बारे में देखते हैं। वायुदाब में क्या क्या महत्वपूर्ण जानकारी हमें मिलती है। यह जानकर आपको आश्चर्य होगा कि वायु हमारे शरीर पर उच्च दाब के साथ बल लगाती है। तो आप देखो यहाँ पर जो हमारे शरीर पर जो वायु होती है उच्च दाब के साथ साथ बल भी लगाती है, किंतु हम इसका अनुभव नहीं कर पाते। क्यों इसका अनुभव हम नहीं कर पाते? इसलिए होता है क्योंकि वायु का दाब हमारे ऊपर सभी दिशाओं से लगता है। तो देखो आप, जो वायु का दाब लगता है वो सभी दिशाओं से लग रहा है। अब जब सभी दिशाओं से बल लगता है तो इस वजह से जो है मुझे इसका ये महसूस नहीं होता और कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ता और हमारा शरीर विपरीत बल लगाता है। यानी कि चारों दिशाओं से जब हमारे शरीर पर दाब पड़ रहा है तो हम जिस तरफ चलते हैं या जिस तरफ घूमते हैं उसके विपरीत ही हम बल लगाते हैं। पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया बल वायु दाब कहलाता है। तो देखो वायु दाब क्या कहलाता है? जो पृथ्वी की सतह पर वायु के भार द्वारा लगाया गया जो वायु जो है दाब बनाती है उसे वायुदाब कहा जाता है। तो ये वायुदाब कहलाता है। वायुमंडल में ऊपर की ओर जाने पर दाब तेजी से गिरने लगता है। ये महत्वपूर्ण लाइन होती है कि जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ जाते हो वैसे वैसे दाब जो है कम होता जाता है, यानी दाब की स्थिति गिरने लगती है। समुद्र स्तर पर वायु का दाब सर्वाधिक होता है। तो देखो आप जिस तरीके से ऊपर जा रहे हो, जब आप ऊपर की तरफ जाते हो तो वायु का दाब गिरता है, लेकिन जब आप यही गतिविधियाँ समुद्र के पास यानी समुद्र स्तर पर वायु का दाब जो है सर्वाधिक होता है। उसका कारण ये होता है दोस्तों क्योंकि समुद्र के आसपास की जो हवाएं होती हैं उसमें आर्द्रता अधिक पाई जाती है, इसलिए वहाँ का वायुदाब सर्वाधिक होता है और ऊंचाई पर जाने पर यह घटता जाता है। अब आर्द्रता जो होती है दोस्तों, जो समुद्र के आसपास की हवाएं होती हैं, समुद्र में आप देखते हो चारों तरफ आपको पानी ही पानी नज़र आता है और वहाँ पर उठने वाली हवाएं जो होती हैं वहाँ पर पानी की छोटी छोटी बूंदें अपने साथ लेकर के उड़ती हैं और हवाओं में उसे मिला लेती हैं। तो इसलिए वहाँ के दाब जो है, वहाँ के वायु में दाब अधिक होता है और वहाँ के वायु जब ऊंचाई पर आप जाते हो तो वहाँ जो है वो भी घटता जाता है, वहाँ का दाब भी घटता है। जिस तरीके से आप स्थल में देख रहे हो तेज़ी से दाब गिरता है, इस तरीके से वहाँ पर ऊंचाई पर जाने में यह घटता जाता है। वायु का दाब क्षैतिज वितरण किसी स्थान पर उपस्थित वायु के ताप द्वारा प्रभावित होता है। अधिक तापमान वाले क्षेत्र में वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। तो इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ कि जहाँ पर अधिक ताप होता है वहाँ के वायु जो है हल्की हो जाती है और हल्की होकर के दोस्तों वो ऊपर की तरफ उठ जाती है। यह निम्न दाब क्षेत्र कहलाता है क्योंकि जब वहाँ का तापमान अधिक होगा तो वहाँ की वायु जो है हल्की हो जाएगी। ताप अधिक तो दाब कम, और जब दाब कम हो जाता है दोस्तों तो ये हवाएं ऊपर की तरफ उठ जाती है और ये निम्न दाब वाला क्षेत्र कहलाता है। निम्न दाब बादल युक्त आकाश एवं नम मौसम से जुड़ा होता है। तो आप देख रहे हो कितना महत्वपूर्ण है। जो निम्न दाब वाले वायु हैं, कम तापमान वाले क्षेत्र की वायु ठंडी होती है। तो आप देखो कम तापमान यानी कि जहाँ का तापमान कम है, जहाँ पे धूप की मात्रा कम है, वहाँ की वायु ठंडी होगी। इसका यही कारण है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे जो है सूर्य की रोशनी जो है बहुत तेज़ नहीं पड़ रही है। जब सूर्य की रोशनी तेज़ नहीं पड़ेगी तो वहाँ पर जो हवाओं में जो पानी यानी जल के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो नहीं सूख पाते, वो वाष्पित नहीं हो पाते, वो भाप बनकर नहीं उड़ते। इस वजह से वो ठंडे महसूस होते हैं। इसके फलस्वरूप यह भारी भी होती है क्योंकि उसमें जल की मात्रा भी मौजूद होती है। उन हवाओं में भारी वायु निम्नजित होकर उच्च दाब क्षेत्र बनाती हैं। अब जब ये वायु भारी हैं तो उच्च दाब का निर्माण करती हैं, उच्च दाब क्षेत्र बनाती हैं। उच्च दाब के कारण अस्पष्ट एवं स्वच्छ आकाश होता है। वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करती है, यानी कि जो वायु होती हैं वो सदैव
क्योंकि दोस्तों जहाँ का टेम्परेचर अधिक होगा, ताप अधिक होगा, वहाँ की वायु दाब जो है कम हो जाएगी और वो दाब जब हल्की हो जाती है, वायु दाब कम हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठ जाती हैं और जब ये ऊपर हो गई उठ जाती हैं तो नीचे की जगह खाली हो जाती है और जो जिन वायु दाब में जल के कण मौजूद होते हैं वो उच्च दाब वाले होते हैं और वो उस स्थान पर आकर के भर लेते हैं। तो वही यहाँ पर कहा गया है कि वायु सदैव उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर गमन करते हैं, क्योंकि जो निम्न दाब वाला क्षेत्र था वो हवाएं हल्की होकर के ऊपर उठ गई। अब उच्च वायु दाब जिसमें जल की मात्रा मौजूद है वो उस क्षेत्र में पहुंच जाती हैं, क्योंकि वो अपना स्थान खाली कर दी, उनका स्थान भरने के लिए ये पहुंच जाती हैं। आगे देखते हैं पवन। पवन के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों, क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति को पवन कहा जाता है। जैसा कि आपने अभी ऊपर पढ़ा, जब जहाँ पर उच्च वायु दाब होता है वो निम्न दाब क्षेत्र में जाती है और ये जिस तरीके से बहते हुए जाती है दोस्तों, इसे पवन कहा जाता है, इसे पवन कहते हैं। आप पवन को काम करते देख सकते हैं जब यह सड़क पर गिरी पत्तियों को उड़ाती है तथा अथवा तूफान के समय पेड़ों को उखाड़ देती है। कभी कभी यह पवन धीरे धीरे बहती है तो आप इसे महीन धूल या धुएं को उड़ाते हुए देख सकते हैं। कभी कभी पवन इतनी तेज होती है कि इसके विपरीत दिशा में चलना कठिन हो जाता है। आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि तेज पवन में छाता लेकर चलना आसान नहीं होता। 3 अन्य उदाहरण सोचिए जब तेज पवन के कारण आपके लिए समस्या उत्पन्न होती है। पवन को मुख्यतः 3 प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है। अब पवन जो होता है दोस्तों, पवन का नाम उसके आने की दिशा के आधार पर निर्धारित होता है या निर्धारित किया जाता है कि पवन किस दिशा से आ रही है। जिस दिशा से पवन आती है उसी दिशा का नाम उसे दे दिया जाता है। उदाहरण के लिए पश्चिम की दिशा से आने वाली जो हवा होती है उस दिशा को क्या कहते हैं, पश्चिमी यानी कि पछुआ पवन कहा जाता है। अगर वो हवा पूर्व दिशा से आएगी तो उसे पूर्वी कहा जाएगा। अगर उत्तर दिशा से आ रही थे तो उत्तर दिशा का नाम दे दिया जाएगा उसे। इस तरीके से पवन जिस दिशा से आती है दोस्तों वही नाम उसे दे दिया जाता है। अब यहाँ पे देखो पवन को दोस्तों पवन को 3 भागों में बांटा गया, उसके 3 प्रकार से नाम दिए गए हैं। आप पहले इस इमेज को देखो। इमेज में आपको यहाँ पर भूमध्य रेखा यानी कि विषुवत रेखा दिख रहा है दोस्तों, जो 0 डिग्री है। उसके ऊपर कर्क रेखा है जो 23.5 डिग्री पर है। नीचे दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री जो है 23.5 डिग्री पर दोस्तों मकर रेखा है। उसके बाद मैं यहाँ पर जो 3 पवन के 3 प्रकार दिए गए इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है दोस्तों अस्थाई पवनें। अस्थाई पवनें जो होती हैं व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई पवनें हैं। ये वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती रहती हैं। तो दोस्तों जो अस्थाई पवनें होती हैं ये उसी दिशा में एक ही स्थान पर एक ही दिशा में वर्ष भर चलती रहती हैं, इसीलिए इसे अस्थाई पवनें कहा गया है। और ये व्यापारिक पश्चिमी एवं पूर्वी पवनें अस्थाई होती हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो ये कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच में बह रही हैं। अब यहाँ से दोस्तों जो आ रही है इस पवन को पूर्वी पवनें कहा जाता है और इसे दोस्तों पश्चिमी पवनें कहा जा सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हो ये दक्षिणी व्यापारिक पवनें हैं और ये पूर्वी व्यापारिक पवनें, ये पूर्व की दिशा से आ रही हैं पूर्वी व्यापारिक पवनें और ये पश्चिम से आ रही हैं तो पश्चिमी व्यापारिक पवनें होती हैं। तो जैसा कि आप इमेज में देख रहे हो, इमेज में तीर के सिंबल से दिखाया भी गया है कि दोस्तों ये पूर्व का दिशा पड़ता है और ये पश्चिम का दिशा पड़ता है। तो इस तरीके से जो भी पवनें आएंगी वो पूर्वी पवनें कहलाएंगी। तो आप देख रहे हो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच में जो भी पवनें बहने वाली हैं तो विषुवत रेखा के ऊपर उत्तर और विषुवत रेखा के नीचे दक्षिण। तो ये दोस्तों पूर्व और उत्तर है, तो उत्तर पूर्वी पवनें हैं दोस्तों। जो कर्क रेखा और विषुवत रेखा के बीच में पवनें बह रही हैं ये उत्तर और पूर्वी यानी उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें जो साल भर चलती रहती हैं। और ये दोस्तों दक्षिण की दिशा में हैं और ये पूर्व दिशा से आ रहे तो दक्षिण और पूर्वी व्यापारिक पवनें ये भी
साल भर बहने वाली हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हो दोस्तों, ये पश्चिम दिशा है और उत्तर है, तो ये पश्चिम और उत्तर कहा जा सकता है दोस्तों। अब आगे देखते हैं दूसरी पवनें। ये मौसमी मौसमी पवनें होती हैं। दूसरी जो पवन है दोस्तों, उसका नाम है मौसमी पवनें। ये पवनें विभिन्न ऋतुओं में अपनी दिशा बदलती रहती हैं। उदाहरण के लिए भारत में मानसूनी पवनें जो होती हैं, जो मानसून के साथ साथ आती हैं दोस्तों, जैसा कि आपने देखा है मानसूनी पवनें जो आती हैं, जिस मानसूनी पवनों से वर्षा होती है, जो लगभग जून के महीने में आती है मानसूनी पवनें। और दूसरी जो सितंबर में लौटती हुई मानसून होता है दोस्तों, ये पवनें होती हैं जो समय समय पर ऋतुओं के साथ अपनी दिशा को बदलती रहती हैं। आगे देखते हैं स्थानीय पवनें जो होती हैं। स्थानीय पवनें यानी कि जो लोकल क्षेत्र की पवनें होती हैं दोस्तों, उसकी चर्चा यहाँ पर की जा रही है। ये पवनें किसी छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय में चलती हैं। उदाहरण के लिए स्थल एवं समुद्री समीर, मतलब यानी कि स्थलीय क्षेत्र में या समुद्री से क्षेत्र में चलने वाली हवा। क्या आपको भारत के उत्तरी क्षेत्र की गर्म एवं शुष्क स्थानीय पवन याद है, जिसे लू कहा जाता है? तो इसके बारे में तो दोस्तों आप जानते ही होंगे। जो लू होता है वो गर्मियों के मौसम में चलता है और इसकी दिशा हमेशा बदलती रहती है, और ये कभी कभी दिन भर चलती है तो कभी बीच में बंद हो जाती है। तो इस तरीके से जो पवन होते हैं, पवन के 3 प्रकार होते हैं: अस्थायी पवनें, मौसमी पवनें, अस्थायी पवनें जिसका जो साल भर बहती हैं और उसका समय और उसकी दिशा जो है निर्धारित रहती है, निश्चित दिशा में बहती हैं। मौसमी पवनें दोस्तों जो ऋतुओं के साथ बहती हैं, मौसम के साथ बहती हैं। और जो है स्थानीय पवनें जो जो दिन भर बहती है और उनका स्थान और मौसम दोनों बदलता रहता है। अब यहाँ पर देखते हैं एक चक्रवात की यहाँ पर चर्चा की गई है। इस चक्रवात को देखते हैं। चक्रवात प्राकृतिक आवेश, यानी कि प्राकृतिक के जो आवेश हैं वो कितने खतरनाक हो सकते हैं, उसकी यहाँ पर इस एनसीईआरटी बुक में चर्चा की गई है। इसके बारे में देखते हैं। भारत के पूर्वी समुद्र तट पर स्थित उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की खाड़ी से, यानी कि यहाँ पे उड़ीसा जो पूर्वी समुद्र के भारत के पूर्वी समुद्री तट पर मौजूद है दोस्तों। उड़ीसा प्रदेश जो कि बंगाल खाड़ी के पास में स्थित है। तो बंगाल की खाड़ी से उठने वाले चक्रवातों का खतरा बना रहता है, क्योंकि ये समुद्र तटीय प्रदेश हैं। 17 और 18 अक्टूबर 1999 को राज्य के 5 जिलों में चक्रवात आया और 29 अक्टूबर 1999 को एक अन्य चक्रवात आया जिसने राज्य के एक बड़े भाग में तबाही मचाई। तो दोस्तों एक ये स्टोरी है जो बहुत साल पहले जो है यहाँ पे एक चक्रवात आई थी। चक्रवात के बारे में यहाँ पे बताया गया है, उसको पढ़ते हैं। मुख्यतः पवन का वेग, जो पवन की गति होती है, वर्षा तथा ज्वारीय प्रतिकर्ष से हानियाँ हुई। 260 किलोमीटर प्रति घंटे तक के वेग वाली पवनें 36 घंटे से भी ज़्यादा समय तक चलती रही। तो आप देख रहे हो उसकी गति क्या थी, 260 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है और लगातार 36 घंटे तक हवाएं लगातार बहती रहीं। ऐसी स्थिति में दोस्तों वहाँ पर रहना कितना मुश्किल काम हो गया होगा और अपने आप को बचाना भी बहुत बड़ी समस्या थी। तीव्र वेग वाली इस पवनों ने पेड़ों को उखाड़ दिया और कच्चे घरों को नष्ट कर दिया। अनेक औद्योगिक भवनों तथा अन्य घरों की छतें भी उड़ गईं। विद्युत आपूर्ति एवं टेलीफोन लाइनें पूरी तरह से कट गई। चक्रवात के फलस्वरूप लगातार 3 दिनों तक भारी वर्षा होती रही। इस वर्षा के कारण उड़ीसा के प्रमुख नदियों में बाढ़ आ गई। चक्रवाती पवनों के कारण उठी ज्वारी तरंगे स्थल पर 20 किलोमीटर तक आ गई। तो आप देख रहे हो इस भयावह तस्वीर के बारे में जो बताई जा रही है। और ऐसी स्थिति में देख रहे हो दोस्तों, स्थलीय क्षेत्रों में भी जो समुद्र के लहरें हैं वो 20 किलोमीटर तक आ जा रही हैं। इससे जो लोग दूर दूर तक बसे हुए, जो दूर दूर तक घर बने हुए थे, शहर थे, वहाँ तक के क्षेत्रों को ये प्रभावित कर रहे हैं दोस्तों। और फलस्वरूप तटीय क्षेत्रों में भयानक तबाही हुई। अचानक 7 से 10 मीटर ऊंची ज्वारी तरंगे आ गई, जिसके कारण तैयार खड़ी धान की फसल पूरी तरह नष्ट हो गई। तो आप देख रहे हो दोस्तों 7 से 10 मीटर ऊंची तक की तरंगे उठ रही हैं जो समुद्री लहरें होती हैं। तो इससे
बचना बहुत ही मुश्किल हो गया होगा उस समय वहाँ के लोगों के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। 25 अक्टूबर 1999 को पूर्वी पोर्ट ब्लेयर दोस्तों, ये अंडमान निकोबार वो की बात हो रही है। पूर्वी पोर्ट ब्लेयर के निकट थाईलैंड की खाड़ी में अवदाब के कारण, तो देखो किस कारण हुआ था, ये अवदाब के कारण यह चक्रवात उत्पन्न हुआ और यह धीरे धीरे उत्तर पश्चिमी दिशा में बढ़ा। गहन होकर इसने महाचक्रवात का रूप धारण कर लिया और 29 अक्टूबर को सुबह 10:30 बजे उड़ीसा के इरेसामा एवं बालीकुंडा के बीच के क्षेत्र को प्रभावित किया। इस महाचक्रवात ने भुवनेश्वर, कटक और 28 तटीय नगरों सहित उड़ीसा के पूर्वी तट को बर्बाद कर दिया। इससे लगभग 130 लाख लोग प्रभावित हुए। बहुत बड़ी संख्या में पशुओं की मौत हो गई। धान, सब्जियों एवं बड़ी फसलों का भारी नुकसान हुआ। ज्वारीय प्रोत्कर्ष से उत्पन्न हुई लवणता के कारण कृषि योग्य विशाल भूक्षेत्र अनुपजाऊ हो गए। साल, सागवान एवं बांस के बागान वाले विशाल भूक्षेत्र नष्ट हो गए। पारादीप एवं कोंकण के बीच स्थित मैग्रेवा के जंगल लुप्त हो गए। तो दोस्तों आप देख रहे हो 130 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं और ये इतना भयानक जो है भयावह तस्वीर उस समय थी। ये भयानक तरीके से जो सुनामी आई थी उससे आप देख रहे हो दोस्तों वहाँ के जो बंदरगाह भी दोस्तों प्रभावित हो गए थे। तो कितनी खतरनाक तरीके से ये सुनामी आई होगी। अब यहाँ पे आर्द्रता के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। आर्द्रता में क्या क्या महत्वपूर्ण है, जैसा कि आप इमेज में भी देख रहे हो, चक्रवाती वर्षा, आगे यहाँ पर है दोस्तों पर्वतीय वर्षा, उसके बाद है संवहनी वर्षा। ये 3 प्रकार की वर्षा होती हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कौन कौन आर्द्रता के बारे में क्या महत्वपूर्ण जानकारी है। जब जल पृथ्वी एवं विभिन्न जलाशयों से वाष्पित होता है तो यह जलवाष्प बन जाता है। वायु में किसी भी समय जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। यानी कि जब ये वाष्प के रूप में ऊपर उड़ने लगता है तो इसे क्या कहते हैं, तब ये आर्द्रता का रूप ले लेता है। क्योंकि ये जो भाप के रूप में, वाष्प के रूप में जल ऊपर जाता है, ये हवा के साथ ही साथ जाता है दोस्तों। जब वायु में जल वाष्प की मात्रा अधिकता हो जाती है जब हवा में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो इसे हम आर्द्र दिन कहते हैं। क्योंकि ऐसे स्थिति में मौसम एकदम ठंडा हो जाता है और आप चिपचिपा अपने आप को महसूस करने लगते हैं। जैसे जैसे वायु गर्म होती जाती है इसकी जलवाष्प धारण करने की क्षमता बढ़ती जाती है और इस प्रकार यह और अधिक आर्द्र हो जाता है। आर्द्र दिन में कपड़े सूखने में काफ़ी समय लगता है, क्योंकि दोस्तों जब हवा में ही जल के छोटे छोटे कण मौजूद होते हैं तो पहले तो वो गर्म होंगे, वो सूखेंगे, उसके बाद आपका कपड़ा सूखेगा। इसलिए कपड़ा सूखने में बहुत समय लगता है एवं हमारे शरीर से पसीना आसानी से नहीं सूखता और हम असहज महसूस करते हैं। जल वाष्प ऊपर उठता है तो यह ठंडा होना शुरू हो जाता है। जल वाष्प संघनित होकर यानी इकट्ठा होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। तो आप देख रहे हो जब जल वाष्प ऊपर जा कर के इकट्ठा होते हैं, एक साथ मिल जाते हैं तो एक जल की बूंदें बनती है। और ये जब जल की बूंदें बनती हैं तो कहीं न कहीं यही कारण बनता होगा दोस्तों बारिश का। बादल इन्हें जल बूंदों का ही एक समूह होता है। जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती हैं कि वायु में तैर ना सकें, यानी कि जब इन जलों को वायु अपने पास नहीं रोक पाता तब ये नीचे गिरने लगते हैं, तब ये वर्षण के रूप में नीचे आ जाते हैं। आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज़ अपने पीछे सफ़ेद पथ चिन्ह छोड़ते हैं। इनके इंजन से निकली नमी संघनित हो जाती है। वायु के गतिमान न होने की स्थिति में यह संघनित नमी कुछ देर तक पथ के रूप में दिखाई देते हैं। तो ये आपने भी देखा होगा दोस्तों, जब हवाई जहाज़ आसमान में उड़ते रहते हैं तो पृथ्वी पर जल के रूप में गिरने वाला वर्षा कहलाता है।
तो आप देख रहे हो कि वर्षा किस रूप में किस तरीके से परिवर्तित होता है। पहले वाष्प होता है, फिर ऊपर जाता है, बादल बनता है, और ये बूंदें जब जल इकट्ठा हो जाती हैं तो एक बूंद बन जाती है, और बूंद इतनी वजन हो जाती हैं कि हवा में नहीं रुक पाती, तो ये नीचे आ जाती हैं दोस्तों। लगभग भौम जल यानी भूमि का जल जो होता है वर्षा जल से ही प्राप्त होता है। पौधे जल संरक्षण में मदद करते हैं। जब पहाड़ी पार्श्वों से पेड़ काटे जाते हैं, वर्षा जल अनावृत पहाड़ों से नीचे बहता है एवं निचले इलाकों में बाढ़ का कारण बनता है। क्रिया विधि आधार पर वर्षा के 3 प्रकार होते हैं, यानी कि क्रिया विधि के आधार पर वर्षा के 3 प्रकार हो रहे हैं। एक संवहनी वर्षा, जो अभी आपने इमेज में देखा, दूसरा होता है पर्वतीय वर्षा, और तीसरा दोस्तों चक्रवाती वर्षा। तो ये तीनों वर्षा के प्रकार हैं, और तीनों प्रकार किस तरीके से कार्य करते हैं इसको भी दोस्तों हम आगे पढ़ने का प्रयास करेंगे। आगे पौधे तथा जीव जंतुओं के जीवित रहने के लिए वर्षा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे धरातल को ताज़ा जल प्रदान होता है। यदि वर्षा कम हो तो जल की कमी तथा सूखा पड़ जाता है, यानी सूखे का मौसम आ जाता है, सूखा हो जाता है, सब कुछ सूख जाता है। इसके विपरीत अगर वर्षा अधिक होती है तो बाढ़ की स्थिति बन जाती है। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे जो वर्षा के 3 प्रकार दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों इस वर्षा को, चक्रवाती वर्षा को देखते हैं। चक्रवाती वर्षा कैसे होती है, फिर आर्द्र वर्षा कैसे होती है, और पर्वतीय वर्षा कैसे होती है, और संवहनी वर्षा कैसे होती है। तो दोस्तों जो चक्रवाती वर्षा होती है, सबसे पहले दोस्तों ये जब जहाँ पर जल भरे होते हैं, ये जल वाष्पित होकर के ये आसमान में उड़ जाते हैं। आसमान में उड़ जाते हैं, और जब मौसम गर्म होता है, और जब मौसम भी गर्म होता है तो ये गर्म वायु जो है दोस्तों ऊपर उड़ जाती हैं, जैसा भी आपने पढ़ा, जिसका दाब कम हो जाता है और उच्च दाब वाली हवाएं नीचे आ जाती हैं। और उच्च दाब वाली हवाएं जो होती हैं उनके साथ जो हैं हवा में जल के छोटे छोटे टुकड़े मौजूद होते हैं। तो जब वो वहाँ पर आ जाते हैं दोस्तों, और वहाँ पर जो है इस तरीके से एक बारिश का मौसम बनता है। एक चक्रवाती वर्षा कहलाती है ये। दूसरा दोस्तों पर्वतीय वर्षा ये होती है, जब हवा चलती है, हवा चली और पहाड़ों से बड़े बड़े पर्वतों पहाड़ों से टकराने के बाद जब हवा ऊपर की तरफ उठती है, फिर ये जब ऊपर की तरफ उठती है तो बादल से टकराती है, और फिर वहाँ पर वर्षा बनती है। ये आर्द्र वर्षा, आर्द्र वायु होती है, जिसके जो हवाएं अपने साथ ये भी जल की मात्रा इनमें भी रहती है, और ये पहाड़ों से टकरा कर ऊपर उठती हैं, और ये जब अधिक मात्रा में वहाँ पर बादल में जल की मात्रा हो जाती है तो वो बूंदें बन करके नीचे आती हैं। तीसरा दोस्तों जो संवहनी वर्षा होती है, ये वर्षा भाप बन करके ऊपर की तरफ उठते हैं, और ऊपर जा कर के जब बादल में जल की मात्रा अधिक हो जाती है, और वहाँ पर ये बूंदें जब जल इकट्ठा हो जाते हैं और ये बूंदों का रूप ले लेते हैं और ऊपर बादल में नहीं रुक पाते, तब ये वर्षा होती हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा वर्षा के 3 प्रकार हैं दोस्तों, और तीनों प्रकारों को मैं आपको बताने का प्रयास किया। तो इस तरीके से एनसीईआरटी बुक का ये पार्ट 2 भी ख़त्म होता है दोस्तों, जो आज मैं आपके लिए लेके आया था। वायु नामक चैप्टर के पार्ट ए में आपने देखा था वायु के बारे में, और पार्ट 2 में मैं आपको बताया मौसम, जलवायु और वायुदाब के बारे में दोस्तों। तो अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।